हरिशंकर प्रसाद जी की कहानी मरना कोई हार नहीं होती। राजनाथ गांव में तालाब के किनारे पुराने महल का दरवाजा है। नीचे बड़े फाटक के आसपास कमरे हैं। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल और कमरे, तीसरी मंजिल पर कमरे और खुली छत। तीन तरफ से तालाब घेरता है। पुराने दरवाजे और खिड़कियां, टूटे हुए झरोखे, कहीं खिसकती हुई ईंटें, उखड़े हुए प्लास्टर की दीवारें, तालाब और उसके आगे विशाल मैदान। शाम को जब ज्ञान रंजन और मैं तालाब की तरफ गए और वहां से धुंधलके में उस महल को देखा तो वो भयानक रहस्य में लिपटा नजर आया। दूसरी मंजिल के हॉल के एक कोने में विकलांग मुक्तिबोध खाट पर लेटे हुए थे। लगा जैसे उस आदमी का व्यक्तित्व किसी मजबूत किले सा है। कई लड़ाइयों के निशान उस पर हैं, गोलों के निशान हैं, प्लास्टर उखड़ गया है, रंग समय ने धो दिया है, मगर जिसकी मजबूत दीवारें गहरी नींव में धसी हैं और वो सिर ताने गरिमा के साथ खड़ा है। मैंने मजाक की, इसमें तो ब्रह्म राक्षस ही रह सकता है। मुक्तिबोध की एक कविता है, ब्रह्म राक्षस। एक कहानी भी है जिसमें शापग्रस्त ब्रह्म राक्षस महल के खंडहर में रहता है। मुक्तिबोध हंसे, बोले, कुछ भी कहो पार्टनर, अपने को यह जगह पसंद है। मुक्तिबोध में मैत्री भाव बहुत था। बहुत सी बातें वे मित्र को संबोधित करते हुए कहते थे। कविता, निबंध, डायरी, सब में यह मित्र प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रहता है। एक खास अदा थी उनकी, वे मित्र को पार्टनर कहते थे। कुछ इस तरह बातें करते थे, कुछ भी कहो पार्टनर, तुम्हारा विनोद है ताकतवर। आपको चाहे बुरा लगे पार्टनर पर, अमुक आदमी अपने को बिल्कुल नहीं पड़ता। ज्यादा प्यार में आते तो कहते, आप देखना मालक, ये सब भागते नजर आएंगे। मुक्तिबोध जैसे सपने में डूबते से बोले, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ किसी समय राजा की महफिल जमती थी। कुछ भी कहो पार्टनर, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद में एक शांत थी। बरसात में आइए यहाँ, इस कमरे में रात को सोइए। तालाब खूब जोर पर होता है, साय साय हवा चलती है और पानी रात भर दीवारों से टकरा कर छप छप करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई नर्तकी नाच रही हो। घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ती है। पिछले साल शमशेर आए थे, हम लोग 2-3 बजे तक सुनते रहे और पार्टनर बहुत खूबसूरत उल्लू, मैं क्या बताऊं आपसे, वैसा खूबसूरत उल्लू मैंने कभी देखा ही नहीं। कभी चमगादड़े घुस आती, बड़े उत्साह से वे उस वातावरण की बातें करते रहे। अपनी बीमारी का जरा एहसास नहीं। दोपहर में हम लोग पहुंचे थे। हमें देखा तो मुक्तिबोध सदा की तरह अरे वाह कहते हुए हंसते रहे, मगर दूसरे क्षण उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। 1.5 महीने वे जबलपुर रहकर आए थे। एक्जिमा से परेशान थे, बहुत कमजोर, बोलते बोलते दम फूल आता था। तब मुझे वे बहुत शंकाग्रस्त लगे थे, डरे हुए से। तब भी उनकी आंखों में आंसू छल छला आए थे जब उन्होंने कहा था, पार्टनर अब बहुत टूट गए हम, ज्यादा गाड़ी खींचेगी नहीं, 10-5 साल मिल जाए तो कुछ काम जमकर कर लो। आंसू को भी पहले उनकी आंखों में नहीं देखे थे। इस पर हम लोग विशेष चिंतित हुए। मित्रों ने बहुत जोर दिया कि आप यहाँ 1 महीने रुककर चिकित्सा करा लें, पर उन्हें रुग्ण पिता को देखने नागपुर जाना था। सप्ताह भर में लौट आने का वादा करके चले गए, फिर वे लौटे नहीं। क्षण भर में ही वे संभल गए। पूछा, आप लोगों का सामान कहाँ है? शरद कोठारी ने कहा, मेरे घर रखा है। वे बोले, वाह साहब, इसका क्या मतलब? आप लोग मेरे यहाँ आए हैं ना? हम लोगों ने परस्पर देखा। शरद मुस्कुराया। इस पर हम लोग मुक्तिबोध को कई बार चिढ़ाया करते थे, गुरु कितने ही प्रगतिशील विचार हो आपके, आदतों में फ्यूडल हो। मेरा मेहमान है, मेरे घर सोएगा, मेरे घर खाएगा, कोई बिना चाय पिए नहीं जाएगा, होटल में मैं ही पैसे चुकाऊंगा, सारे शहर को घर में खाना खिलाऊंगा। ये सब क्या है? शरद को मुस्कुराते देख वे भी मुस्कुरा दिए। बोले, ये आपकी अनाधिकार चेष्टा है, बल्कि साजिश है। यह औपचारिक नहीं था। मुक्तिबोध की किसी भी भावना में औपचारिकता नहीं, न स्नेह में, न घृणा में, न क्रोध में। जिसे पसंद नहीं करते थे उसकी तरफ घंटे पर बिना बोले आंखें फाड़े देखते रहते थे।
वो घबरा जाता था। बीमारी की बात की तो वैज्ञानिक तटस्थता से, जिसे हाथ पांव और ये सिर उनके नहीं किसी दूसरे के हों, बड़ी निर्वैयक्तिकता से जैसे किसी के अंग अंग काट कर बता रहे हों कि बीमारी कहाँ है, कैसे हुई, क्या परिणाम है। तो यह है साहब अपनी बीमारी। बोलकर चुप हो गए। फिर बोले, चिट्ठियां आती है कि आप यहाँ आ जाइए या वहां चले जाइए, पर कैसे जाऊं? जाना क्या मेरे बस की बात है? हाँ, एक भयंकर कविता हो गई, सुनाऊंगा नहीं। मुझे खुद उससे डर लगता है। बेहद डार्क, ग्लूमी, भयंकर इमेजें हैं। न जाने कैसी मनस्थिति थी। कविता वात्स्यायन जी को भेज दी है, पर अब लगता है वैसी बात है नहीं। जिंदगी में दम है, बहुत अच्छे लोग हैं। साथ कितनी चिट्ठियां चिंता की आई है। कितने लोग मुझे चंगा करना चाहते हैं। कितना स्नेह, कितनी ममता है आसपास। पार्टनर, अब दूसरी कविता लिखी जाएगी। ज्ञान रंजन ने कहा, पिछली भी सही थी और जो होगी वह भी सही होगी। वे आश्वस्त से लगे। हम लोगों ने समझाया कि बीमारी मामूली है, भोपाल में 1-2 महीने में ठीक हो जाएगी। उनकी आंखों में चमक आ गई। बोले, ठीक हो जाएगी ना? मेरा भी यही ख्याल है। न हो पूरी ठीक कोई बात नहीं, मैं लंगड़ा कर चल लूंगा, पर लिखने पढ़ने लायक हो जाऊं। इतने में प्रमोद वर्मा आ गए। देखते ही मुक्तिबोध फिर हंस पड़े। लो, अरे लो, ये भी आ गए? वाह, बड़ा मजा है साहब। प्रमोद, मैं और शांता भाभी तथा रमेश से सलाह करने दूसरे कमरे में चले गए। इधर मुक्तिबोध ज्ञान रंजन से नए प्रकाशनों पर बातें करने लगे। तय हुआ कि जल्दी भोपाल ले चलना चाहिए। मित्रों ने कुछ पैसा जहां तहां से भेज दिया था। हम लोगों ने सलाह की कि इस रमेश के नाम से बैंक में जमा कर देना चाहिए। मुक्तिबोध पर बड़ी विचित्र प्रतिक्रिया हुई इसकी। बिल्कुल बच्चे की तरह वे खींच उठे। बोले, क्यों? मेरे नाम से खाता क्यों नहीं खुलेगा? मेरे ही नाम से जमा होना चाहिए। मुझे क्या आप गैर जिम्मेदार समझते हैं? वे अड़ गए। खाता मेरे नाम से खुलेगा। थोड़ी देर बाद कहने लगे, बात यह है पार्टनर की मेरी इच्छा है ऐसी। आई विश इट। मैं नहीं जानता कि बैंक में खाता होना कैसा होता है। एक नया अनुभव होगा मेरे लिए। तर्कहीन लालसा है, पर है जरूर कि एक बार अपना भी अकाउंट हो जाए। जरा इस संतोष को भी देख लो। मुक्तिबोध हमेशा ही घोर आर्थिक संकट में रहते थे। अभावों का और छोर नहीं था। कर्ज से लदे रहते थे। पैसा चाहते थे, पर पैसे को ठुकराते भी थे। पैसे के लिए कभी कोई काम विश्वास के प्रतिकूल नहीं किया। अचरज होता है कि जिसे पैसे की तंगी है, वह रुपयों का मोह बिना खटके कैसे छोड़ देता है। बैंक में खाता खुलेगा, ये कल्पना उनके लिए बड़ी उत्तेजक थी। गजानन माधव मुक्तिबोध का बैंक में खाता है, यह एहसास वे करना चाहते थे। वे शायद अधिक सुरक्षित अनुभव करते। तभी एक ज्येष्ठ लेखक की चिट्ठी आई कि आप घबराए नहीं, हम कुछ लेखक जल्दी ही अखबार में आपकी सहायता के लिए अपील प्रकाशित करा रहे हैं। चिट्ठी पढ़कर मुक्तिबोध बहुत उत्तेजित हो गए। झटके से तकिए पर थोड़े उठ गए और बोले, ये क्या है? दया के लिए अपील निकलेगी? अब भीख मांगी जाएगी मेरे लिए? चंदा होगा? नहीं, मैं कहता हूँ यह नहीं होगा। मैं अभी मरा थोड़े ही हूँ। मित्रों की सहायता ले लूंगा, लेकिन मेरे लिए चंदे की अपील नहीं, यह नहीं होगा। हम लोगों ने उन्हें समझाया कि आपकी भावना से उन्हें परिचित कर दिया जाएगा और अपील नहीं निकलेगी। उस शाम को रमेश ने एक चिट्ठी लाकर दी, जिसमें 20 रुपए के नोट थे। चिट्ठी उनके एक विद्यार्थी की थी। उसने लिखा था कि मैं एक जगह काम करके पढ़ाई का खर्च चला रहा हूँ। आपके प्रति मेरी श्रद्धा है। मैं देख रहा हूँ कि अर्थाभाव के कारण आप जैसे साहित्यकार की चिकित्सा ठीक से नहीं हो पा रही है। मैंने ये 20 रुपए बचाए हैं, इन्हें आप ग्रहण करें। ये मेरी ही कमाई के हैं, इसलिए आप इन्हें लेने में संकोच न करें। स्वयं आपको रुपए देने का साहस मुझमें नहीं है, इसलिए इस तरह पहुंचा रहा हूँ। चिट्ठी और रुपए हाथ में लिए वे बड़ी देर तक खिड़की के बाहर देखते रहे। उनकी आंखें भर आईं। बोले, ये लड़का गरीब है, उससे कैसे पैसे ले लो? वहां एक अध्यापक बैठे थे। उन्होंने कहा, लड़का भावुक है, वापस कर देंगे।
तो उसे चोट पहुंचेगी। मुक्तिबोध बहुत द्रवित हो गए। इस स्नेह से बड़ी देर तक गुमसुम बैठे रहे। भोपाल जाने की तैयारी होने लगी। मित्र भाव फिर जाग उठा। मुझसे कहने लगे, पार्टनर, मैं आपसे एक बात साफ कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। देखिए, आपकी जीविका लिखने से चलती है। आप अब भोपाल मेरे साथ चलेंगे, वहाँ रहेंगे। आप लिख नहीं पाएंगे तो आपको आर्थिक कष्ट होगा। मैं कहता हूँ कि आप मेरे पैसे को अपना पैसा समझकर उपयोग में लाइए। मुक्तिबोध बहुत गंभीर थे। हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे। वे मेरी तरफ जवाब के लिए आंखें उठाए थे और हम लोग हंसी रोके थे। तभी मैंने कहा, आपके पैसे को मैं अपना पैसा समझने को तैयार हूँ, पर पैसा है कहाँ? प्रमोद जोर से हंस दिया। मुक्तिबोध भी हंस पड़े, फिर एकदम गंभीर हो गए। बोले, हाँ, यही तो मुश्किल है, यही तो गड़बड़ है। जो थोड़े से पैसे उनके हाथ में आ गए थे, वे कुल बुला रहे थे। उन्हें कितने ही कर्तव्य याद आ रहे थे। कोई मित्र कष्ट में है, किसी की पत्नी बीमार है, किसी के बच्चों के लिए कपड़े बनवाने हैं। उस अवस्था में जब वे खुद अपंग हो गए थे और अर्थाभाव से पीड़ित थे, वे दूसरों पर इन पैसों का खर्च कर देना चाहते थे। आगे भोपाल में इस बात पर बाकायदा युद्ध हुआ और बड़ी मुश्किल से हम उन्हें समझा सके कि रोगी का किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता, सबके कर्तव्य उसके प्रति होते हैं। और उस रात हम लोग गाड़ी पर चढ़े तो साथ में रिमो कागज था। मुक्तिबोध ने हट करके पूरी कविताएं, अधूरी कविताएं, तैयार पांडुलिपियां सब लदवा ली। बोले, ये सब मेरे साथ जाएगा। एक आध हफ्ते बाद मैं कुछ काम करने लायक हो जाऊंगा तो कविताएं पूरी करूंगा, नई लिखूंगा और पांडुलिपियां दुरुस्त करूंगा। अपने से अस्पताल में बेकार पड़ा नहीं रहा जाएगा पार्टनर। और हाँ, वो पासबुक रख ली है ना? पर उन कागजों पर मुक्तिबोध का न फिर हाथ चल सका और न वे एक चेक काट सके। जिंदगी बिना कविता संग्रह देख और बिना चेक काटे गुजर गई। कहानी यही समाप्त।